नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष रौतेला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हिंदी रचनाओं का लेक्चर नंबर 9। तो 9वीं क्लास ये होने वाली है हिंदी रचनाओं की और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मनोहर श्याम जोशी जी को। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार है। तो दोस्तों एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है हिंदी रचनाओं का, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बात की इम्पोर्टेंस का पता आपको चल ही गया होगा क्योंकि आपने पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी देख लिया होगा। उसके अलावा पटवारी का जो पेपर कैंसिल हुआ था वो भी देख लिया होगा और पटवारी का जो री एग्ज़ाम हुआ था वो भी देख लिया होगा। तो इस टॉपिक से हर बार हर पेपर में कम से कम 3 और 4 से 5 रचनाएं पूछी जा रही है। 5 तो नहीं पूछी गई है शायद अभी तक, 3 या 4 ही पूछी गई है, लेकिन आगे आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है 5 रचनाएं भी वो दे दे। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये टॉपिक ऐसा है कि ये कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे एक और रीज़न है। रीज़न ये है कि अभी आपने कनिष्ठ सहायक वाला पेपर देख लिया होगा। पेपर का लेवल अपने आप में काफ़ी टफ लेवल था, काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर था। उसमें आपने देखा होगा कि जो हिंदी का पोर्शन है उसमें क्या कर दिया है, जो आयोग है, आयोग ने क्या किया है कि जो शब्दकोश वगैरह है, जैसे प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया, कि यहाँ से वो ना बहुत क्वेश्चन डाल रहा है, प्रत्यय उपसर्ग वगैरह इनसे। लेकिन इनमें एक समस्या है, प्रत्यय उपसर्ग पर्यायवाची विलोम ये ना हज़ारों की संख्या में है। अब आप जो पढ़ोगे वो लिमिटेड पढ़ोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि आप हज़ारों को याद करने लगोगे। ठीक है, तो आप लिमिटेड पढ़ोगे। अब आपके पढ़े में से अगर वो आ गया तो आपका लक, और अगर नहीं आया तो या तो आप एलिमिनेट करके करो, और अगर एलिमिनेट करके भी नहीं हो रहा है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर तुक्का मारो। तुक्के में जिसका गया तो गया सही, नहीं गया तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हिंदी रचनाओं का टॉपिक ऐसा है, इसमें मात्र 28 या फिर 29 रचनाकार हैं और उनकी वो रचनाएं जो सिर्फ एनसीईआरटी में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रचना आप याद कर रहे हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी आधारित रचनाएं आएंगी, तो आपको इधर उधर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वही रचनाएं पढ़ाऊँगा जो एनसीईआरटी आधारित रचनाएं हैं। इसके अलावा अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है, उसके बाद वीडियो वीपीडियो का पेपर होने वाला है। अभी उनका मामला कोर्ट में चल रहा है वीडियो वीपीडियो का, लेकिन उसमें बात यह है कि देखो क्या सीन होता है उसका, जैसे भी होगा तो वो पता चली जाएगा। उसके अलावा सचिवालय सुरक्षा कर्मी वाला पेपर है, वो भी होना है। तो लगभग 3 पेपर ऐसे हैं जिनमें हिंदी रचनाओं का जो टॉपिक है वो सिलेबस में है। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो, बातें काफ़ी हो गई है, इस वीडियो को शुरू करो। उससे पहले एक आखिरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है तो उसे ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में। तो मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको पहले देख लेते हैं, फिर हम इनकी सारी रचनाओं को स्टोरी के माध्यम से याद करते हैं। तो इनका जो जन्म होता है वो होता है 1935 में अल्मोड़ा में। ठीक है, और इनकी मृत्यु होती है 2006 में। तो मृत्यु उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जन्म के बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना कि 1935 में इनका जन्म होता है कहाँ पे, अल्मोड़ा में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनका जो उपनाम है वो है भारतीय सोप ओपेरा का जनक। तो मनोहर श्याम जोशी को भारतीय सोप ओपेरा का जनक बोला जाता है और ये जो पॉइंट है, ये फैक्ट एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है जो इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं। इनमें एक पत्रिका है दिनमान और जो दूसरी पत्रिका है इसका नाम है हिंदुस्तान। अगला पॉइंट आता है कि दूरदर्शन का जो प्रथम धारावाहिक था, जो पहला सीरियल था दूरदर्शन का, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था हम लोग। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था मनोहर श्याम जोशी के द्वारा और ये 1984 में प्रकाशित हुआ था। ये ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका नाम जरूर ध्यान रखिए कि हम लोग जो धारावाहिक है ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था मनोहर श्याम जोशी के द्वारा और ये दूरदर्शन का प्रथम धारावाहिक था। अगला पॉइंट आता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है इनकी जो रचना है क्या आपके लिए। तो मनोहर श्याम जोशी की कौन सी रचना, क्या आप रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 2005 में। तो आपको यहाँ से दोनों पॉइंट ध्यान रख लेने हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस रचना के लिए मिलता है मनोहर श्याम जोशी को, क्या आपके लिए, और किस वर्ष मिलता है। तो ये मिलता है 2005 में। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो चलो दोस्तों अब शुरू करते हैं मनोहर श्याम जोशी की जो भी कहानियाँ इन्होंने लिखी है
उनको स्टोरी के माध्यम से याद। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बाकी जो इससे पहले लेक्चर हुए हैं, कि आपको सिर्फ स्टोरी को सुनना होता है ध्यान से। क्योंकि आप यकीन मानिए, जब आप स्टोरी को ध्यान से सुनते हो ना, अगर आपको रचनाएं याद नहीं भी है ना, लेकिन जब आप पेपर में क्वेश्चन करते हो ना, तो आपके दिमाग में वो स्टोरी आपको याद आती है कि हाँ ऐसी स्टोरी थी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ईज़िली सही ऑप्शन तक पहुँच जाते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो कहानी ये है कि मनोहर श्याम जोशी का एक नौकर था, जिसे वे अक्सर जो अक्सर उनको कहानियाँ सुनाया करता था। क्या बोला? मनोहर श्याम जोशी का एक नौकर था जो उनको अक्सर कहानियाँ सुनाया करता था। इसलिए मनोहर श्याम जोशी उसे, किसको? अपने नौकर को हरिया हरकुलिस कहकर बुलाते थे। उन्होंने उसको एक निकनेम दे रखा था, हरिया हरकुलिस, अपने नौकर को। एक बार जोशी जी ने, यहाँ पे जोशी में मनोहर श्याम जोशी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार मनोहर श्याम जोशी ने अपने बेटे यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग में उसे खाने पर बुलाया। किसको? अपने नौकर को। तो मनोहर श्याम जोशी ने बोला कि उनके बेटे का नाम यशोधर बाबू था और उनकी वेडिंग थी। और वेडिंग कैसी? ऐसी वैसी वेडिंग नहीं थी, सिल्वर वेडिंग थी। मतलब ये मान के चलो कि मतलब बहुत बड़ी वेडिंग थी, ठीक है। सिल्वर वेडिंग, ध्यान रख लेना। तो सिल्वर वेडिंग पे खाने पे बुलाया। तो तब क्या हुआ? तो तब उसने कहा, किसने? उस नौकर ने कहा मनोहर श्याम जोशी से कि मालिक, एक कसक है मेरे मन में। कसक, जैसे आप बोलते नहीं कि इसको ना आप ऐसे सुन सकते हो, कसक भी सुन सकते हो। कसक कसक बोलो, बात एक ही है, ठीक है। आप बोलते नहीं कि यार मेरे मन में ना एक कसक रह गई है, मतलब मन में एक बात रह गई है। तो वो वही बोलता है कि मालिक, मेरे मन में एक कसक है, आप कहो तो बोलो, मतलब आपकी इजाज़त है तो मैं उस बात को बोलना चाहता हूँ। तो मनोहर श्याम जोशी उससे बोलते हैं कि हाँ भाई बोलो, क्या कसक है तुम्हारे मन में? तो तब वो बोलता है कि आप और हमजात नहीं है। हमजात नहीं है, यहाँ पे इस चीज़ को समझो थोड़ा, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि आपको पता होगा कि पहले क्या होता था कि जो कास्ट का जो बैरियर है, ठीक है, जातिवाद, ये बहुत ज़्यादा था। तो अनटचेबिलिटी वगैरह भी थी, छुआछूत वगैरह भी था। अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंटीरियर एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ देखने को मिलती है। तो अब मनोहर श्याम जोशी तो जोशी थे, तो जोशी कौन होते हैं? जोशी तो पंडित होते हैं। अब ये मान के चलो कि जो उनका नौकर था वो एक निम्न वर्ण का था, ठीक है। वो आप उसको ये मान सकते थे, वो दलित था, इस तरीके से कुछ। तो उसने ये बोला कि मालिक, आप और हम क्या है? हम जात नहीं है। हम मतलब एक जैसी, जात मतलब कास्ट, ठीक है। हम जात नहीं है, और अगर मैंने आपके साथ बैठ के खाना खाया तो पाप लगेगा। मतलब उसके मन में एक गलत फहमी थी कि अगर उसने मतलब सवर्ण के साथ बैठ के खाना खाया, ठीक है, तो उसको पाप लगेगा। तो उसने जब ये बात बोली तो ये सुनकर मनोहर श्याम जोशी उससे बोले, ठीक है, अपने नौकर से, कि जो भी तुमने अभी बोला है मानो वो सब मैंने आग में कुरु कुरु स्वाहा कर दिया है। तो जैसे मतलब कोई चीज़ होती है ना, कुछ भी चीज़ है, आपको अगर उसको ख़त्म करना हो या तो आग में आप उसको डाल देते हो तो वो जल जाता है, ठीक है। तो स्वाहा करते हैं ना। तो मनोहर श्याम जोशी उसको यही बोलते हैं कि भाई जो भी तुमने अभी बोला ना, जो बातें, वो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, तो तुम्हारी बातों को मैंने आग में क्या कर दिया? कुरु कुरु स्वाहा कर दिया है। तो बस यही थी मनोहर श्याम जोशी की कहानियों की स्टोरी। तो इसमें मनोहर श्याम जोशी की क्या क्या कहानियाँ हैं, मतलब जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, जो कि कहानियाँ हैं, उनको देखते हैं। ओके, तो क्या बोला मैंने कहा था मनोहर श्याम जोशी का एक नौकर था, ठीक है। वो अक्सर उन्हें कहानियाँ सुनाया करता था। कौन नौकर? वो नौकर मनोहर श्याम जोशी को कहानियाँ सुनाया करता था। देखो यहाँ पे कहानियाँ आ गया कि क्या सुनाया करता था? वो कहानियाँ सुनाया करता था। इसलिए ये जो रचनाएं हैं मनोहर श्याम जोशी की, इस स्टोरी में जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी क्या है? कहानियाँ हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे इस पॉइंट को लेके आया हूँ कि वो जो नौकर था वो मनोहर श्याम जोशी को कहानियाँ सुनाया करता था। तो इसलिए आप यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ देना कि इसमें जितनी भी रचनाएं हैं वो कहानियाँ हैं, ठीक है। अब वो उनको कहानियाँ सुनाया करता था, तो इसलिए मनोहर श्याम जोशी उसे, अपने नौकर को, हरिया हरकुलिस कहकर बुलाते थे। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखो, हरिया हरकुलिस। तो हरिया हरकुलिस किसकी रचना है? तो हरिया हरकुलिस रचना हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी की। और ये किस प्रकार की रचना है? ये उनकी कहानी है। क्यों? क्योंकि उनका नौकर उनको कहानियाँ सुनाया करता था ना, और आगे बस इसीलिए कहानियाँ सुनाता था, इसीलिए वो अपने नौकर को हरिया हरकुलिस कह के बुलाते थे। एक बार क्या होता है, एक बार मनोहर श्याम जोशी ने उसे अपने बेटे यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग में खाने पे बुलाया। तो किसकी वेडिंग थी? यशोधर बाबू की वेडिंग थी, ठीक है। और वेडिंग का नाम क्या था? सिल्वर वेडिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ये ध्यान रख लेना कि एनसीईआरटी, मुझे एग्जैक्टली क्लास का नाम याद नहीं है, शायद 11th या फिर 12th की कोई एनसीईआरटी है हिंदी की, उसमें
ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, इसका नाम है सिल्वर वेडिंग, ठीक है, सिल्वर वेडिंग नाम का चैप्टर है। तो उस चैप्टर में और तो उस चैप्टर का जो मुख्य पात्र है उसका नाम है यशोधर बाबू, ठीक है। तो सिल्वर वेडिंग किसकी रचना है? तो सिल्वर वेडिंग रचना हो जाएगी मनोहर श्याम जोशी की। क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई मनोहर श्याम जोशी ने अपने नौकर को उसकी अपने बेटे की सिल्वर वेडिंग में बुलाया था ना। तो सिल्वर वेडिंग में किसने बुलाया था? मनोहर श्याम जोशी ने बुलाया था, ठीक है। किसकी सिल्वर वेडिंग थी वो? उनके बेटे यशोधर बाबू की। तो अगर आपके पास ऐसा प्रश्न आता है, ये मैं यहाँ पे इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये ना एक बार आ चुका है, क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र का नाम क्या था, ठीक है। तो वो है यशोधर बाबू। तो सिल्वर वेडिंग किसकी होगी? जब शादी होती है ना, शादी में मुख्य पात्र कौन होता है? दूल्हा और दुल्हन ही होते हैं। तो सिल्वर वेडिंग में मुख्य पात्र कौन था? उनका बेटा था यशोधर बाबू। तो प्रश्न आएगा कि सिल्वर वेडिंग में मुख्य पात्र कौन था, या सिल्वर वेडिंग का मुख्य पात्र कौन है? तो आंसर हो जाएगा यशोधर बाबू। और सिल्वर वेडिंग किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी की रचना। तो जब मनोहर श्याम जोशी ने उन्हें सिल्वर वेडिंग पे बुलाया तो उसने क्या कहा? किसने? नौकर ने कहा कि मालिक एक कसब है मन में, आप कहो तो बोलो। तो क्या है मन में? मन में है कसब, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि कसब किसकी रचना है? तो कसब हो जाएगी रचना मनोहर श्याम जोशी की। और अगर ऐसा बोलेगा कि किस प्रकार की रचना है, तो कसब किस में आ रहा है? जो कहानियाँ सुनाता था ना, कहानियों वाली, जो मतलब ये था कि मनोहर श्याम जोशी का एक नौकर था जो उनको कहानियाँ सुनाता था। तो इस वाली स्टोरी में ये रचना आ रही है कसब, इसलिए ये क्या हो जाएगी? ये कहानी हो जाएगी मनोहर श्याम जोशी जी की। तो जब वो उनको ये बोलता है कि मन में कसब है तो आप बोलो तो बोलूं, तो वो बोलते हैं कि हाँ बोल दे भाई। तो तब वो बोलता है नौकर उनका कि आप और हम क्या है? हमजात नहीं है। क्या नहीं है? हमजात। तो प्रश्न आएगा कि हमजात किसकी रचना है? हमजात रचना हो जाएगी मनोहर श्याम जोशी की। और ये किस प्रकार की रचना है? ये भी एक कहानी है, ठीक है। और वो बोलता है कि आपके साथ बैठ के खाना खाया तो पाप लगेगा। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखो कि ये हम, वैसे यहाँ पे मैंने हमजात लिखा हुआ क्योंकि स्टोरी में मेरे को जो आपको याद कराना था उसमें जाति बन रहा था, लेकिन वैसे जो रचना है उसका नाम हमजात नहीं है, वो है हमजाद, ठीक है। तो ये तौ की जगह लास्ट में दो है उसमें। लेकिन आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटरव्यू में तो आपसे पूछ नहीं रहा। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। हमजात अगर नहीं लिखा होगा, हमजात नहीं लिखा होगा तो हमजाद लिखा होगा, तो मिलता जुलता है, इतना राइम करता है, तो आप सही आंसर तक तो पहुँच जाओगे। मेरा यहाँ पर आपको मोटिव ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को सही करके आओ। जिस तरीके का पेपर होता है हमें उसके अनुसार रणनीति बनानी होती है। अगर ये इंटरव्यू वगैरह होता है इसमें, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली जो है शायद वही करवाता, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू नहीं है तो आपको 4 ऑप्शन मिले हुए होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो मतलब मन में ये बात मत रखना कि एग्जैक्टली कि अरे यार रचना तो हमजात थी और सर ने तो वहाँ पे हमजात करवा रखा है। इस चीज़ को ध्यान में मत रखना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको याद हो गया तो बस हो गया, ठीक है। क्योंकि आगे ये आपके कहीं काम नहीं आने वाली है कि किसकी क्या रचनाएं थी। आपको बस एग्ज़ाम तक इनको याद रखना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम के बाद भी ये आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो चलो, तो वो बोलता है आगे उनको कि आपके साथ बैठ के खाना खाया तो पाप लगेगा। तो पाप से क्या याद रखना है? देखो, जहाँ पे बिल्कुल अलग है वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पाप से आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्या बताया मैंने? क्याप। तो पाप से आपको याद रखना है क्याप। तो क्याप किसकी रचना है? क्याप रचना है मनोहर श्याम जोशी की। और ध्यान आ रहा है आपको? अभी मैंने क्या बोला था कि इसी रचना के लिए, किसके लिए? इस क्याप रचना के लिए मनोहर श्याम जोशी को 2005 में क्या हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो पाप से क्या याद रखना है? पाप लगेगा से लगना है आपको याद क्याप। तो पाप क्याप प्याप पाप क्याप मिलता जुलता है ना, तो ये ऐसे याद रखना है। फिर उसके बाद मनोहर श्याम जोशी उससे क्या बोलते हैं कि तुमने अभी जो भी बोला मानो वो सब मैंने आग में कुरु कुरु स्वाहा कर दिया है। मतलब मेरे लिए वो मैटर ही नहीं करता है भाई, जो भी तुमने बोला उसको मैंने, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, इसलिए तुम शादी में डेफिनेटली आओगे। मतलब उनका कहने का ये मतलब था। तो उन्होंने क्या कर दिया था? जो भी उसने बोला उसको आग में कुरु कुरु स्वाहा कर दिया था, ठीक है। आग में करते ना, यज्ञ में देखा होगा अपना, स्वाहा ये चीज़ स्वाहा वो चीज़ स्वाहा, तो मतलब उसको ख़त्म कर देते हैं हमेशा के लिए। तो कुरु कुरु स्वाहा किसकी रचना हो जाएगी? ये हो जाएगी मनोहर श्याम जोशी की। और ये किस प्रकार की रचना है? ये भी अपने आप में एक कहानी है। तो आई होप आपको कहानियाँ अच्छे से याद हो गई होंगी। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं इनका जो अगला सेगमेंट है उसकी तरफ। अब जो अगला इनका सेगमेंट है वो है इनका व्यंग्य संग्रह। तो अब आते हैं मनोहर श्याम जोशी जी के व्यंग्य संग्रह के ऊपर। तो मनोहर श्याम जोशी ने
जितने भी व्यंग्य संग्रह लिखे हैं या जितने भी व्यंग्यात्मक रचनाएं की हैं उनको हम यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। ओके, तो चलो स्टोरी को सुनो आराम से, ठीक है। तो मनोहर श्याम जोशी क्या थे? ये एक दुर्लभ व्यक्तित्व के इंसान थे, इसलिए लोग उन्हें टोटा प्रोफेसर कह के बुलाते थे। क्या बुलाते थे? टोटा प्रोफेसर। क्यों बुलाते थे? क्योंकि वो भाई दुर्लभ व्यक्तित्व के इंसान थे, तो लोग उन्हें टोटा प्रोफेसर कह के बुलाते थे। मनोहर श्याम जोशी क्या करते थे? अक्सर मंदिर घाट की पौड़ियों पर बैठकर कैसे कैसे किस्से सुनाते थे। अब मंदिर घाट की पौड़ियों, ये मान के चलो कि जैसे मंदिर होता है ना, घाट के किनारे मंदिर है, उसकी सीढ़ियाँ हैं, तो पौड़ियों को आप सीढ़ी मान लो, तो सीढ़ियों पे बैठ के, तो पौड़ियाँ सीढ़ियाँ होता है, ठीक है। तो मंदिर घाट की पौड़ियों पे बैठ के अपने दोस्तों में या अपने यार दोस्तों में किस्से सुनाते थे। अब आपका देखो, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके कोई दोस्त होते हैं तो वो ना बहुत ज़्यादा किस्से सुनाते हैं आपको। अरे पता है मेरे साथ ना ऐसा हुआ था, एक बार फलाना चीज़ हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, तो वो ना किस्से सुनाते हैं। तो कुछ लोगों की ना आदत होती है ये, मतलब उनका नेचर ही ऐसा होता है। तो मनोहर श्याम जोशी जी का नेचर भी बिल्कुल ऐसा ही मान सकते हो आप। तो वो क्या करते थे? अक्सर मंदिर घाट की पौड़ियों पर बैठ के कैसे कैसे किस्से सुनाते थे, ठीक है। एक दिन क्या होता है, एक दिन वो एक नेता का किस्सा सुनाकर व्यंग्य में बोलते हैं। एक दिन क्या करते हैं, वो एक नेता का किस्सा सुनाते हैं और व्यंग्य में बोलते हैं कि जिस देश में नेता कुछ भी कहते हैं उस देश का यारों क्या कहना। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारा क्या कहना, ठीक है, मतलब इसको आप एक व्यंग्य के तौर पे ही बोलते हैं कि हाँ यार तुम तो बहुत ग्रेट आदमी हो, तुम्हारा तो क्या कहना, मतलब तारीफ नहीं करते हैं लेकिन व्यंग्य के तौर पे हम बोलते हैं ये चीज़। तो वैसे मनोहर श्याम जोशी भी बोलते हैं कि जिस देश में नेता कुछ भी कहते हो उस देश का यारों क्या कहना। तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे उत्तराखंड के भी जो भूतपूर्व एक दो सीएम है, उन्होंने अपनी ऐसी कुछ टिप्पणियां की थी, ठीक है, जिसके बाद से उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होना पड़ा था। तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी नेताजी आ रहे हैं, तो इसको उनसे रिलेट कर देना, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वो, जिस देश में नेताजी कुछ भी कहते हो उस देश का यारों क्या कहना, मतलब उस देश की बात ही क्या करनी है। तो ये हो गया मनोहर श्याम जोशी जी का व्यंग्य संग्रह की कहानियाँ। तो अब आते हैं कि इनमें क्या क्या है। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, उसके बाद इनको एक्सप्लेन करते हैं। क्या बोला मैंने बोला मनोहर श्याम जोशी एक दुर्लभ व्यक्तित्व के इंसान थे, इसलिए लोग उन्हें टोटा प्रोफेसर कह के पुकारते थे। वो अक्सर मंदिर घाट की पौड़ियों पर बैठकर कैसे कैसे किस्से सुनाते थे। एक दिन क्या होता है कि वो एक नेता का किस्सा सुनाकर व्यंग्य में बोले। किसमें? व्यंग्य में। ये पॉइंट ध्यान रख लेना, ठीक है। व्यंग्य में बोले कि जिस देश में नेताजी कुछ भी कहते हो उस देश का यारों क्या कहना, ठीक है। तो ये है कहानी। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, मनोहर श्याम जोशी एक दुर्लभ व्यक्तित्व के इंसान थे, इसलिए लोग उन्हें क्या बोलते थे? टोटा प्रोफेसर कह के बुलाते थे। क्या बुलाते थे? टोटा प्रोफेसर। अब जो ये टोटा प्रोफेसर है, वैसे ये अपने आप में इसका पूरा नाम है टोटा प्रोफेसर षष्ठी बल्लभी पंत, लेकिन आपको पूरा नाम याद नहीं करना है इस रचना का, आप बस टोटा प्रोफेसर ध्यान में रख लेना। अगर आप टोटा प्रोफेसर ध्यान में रख लोगे तो ना आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो टोटा प्रोफेसर किसकी रचना हो जाएगी? मनोहर श्याम जोशी की, क्योंकि उनको ही तो बुलाते थे उनके दोस्त टोटा प्रोफेसर, ठीक है, क्योंकि वो दुर्लभ व्यक्तित्व के इंसान थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। यहाँ पे है एक दुर्लभ व्यक्तित्व, ठीक है। तो एक दुर्लभ व्यक्तित्व यहाँ पे ये है, ये भी मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। तो यहाँ पे मैं इसको रेड में हाईलाइट करना भूल गया था, तो ध्यान रख लेना। टोटा प्रोफेसर से पहले क्या है? एक दुर्लभ व्यक्तित्व। तो प्रश्न आएगा कि एक दुर्लभ व्यक्तित्व किसकी रचना है? तो ये मनोहर श्याम जोशी की हो जाएगी, और ये अपने आप में क्या है? व्यंग्य संग्रह है, ठीक है। अब मनोहर श्याम जोशी क्योंकि एक दुर्लभ व्यक्तित्व थे, इसलिए लोग उन्हें क्या बोलते थे? टोटा प्रोफेसर कह के बुलाते थे। तो टोटा प्रोफेसर भी किसकी रचना हो जाएगी? मनोहर श्याम जोशी की। तो वो अक्सर क्या करते थे? मंदिर घाट की पौड़ियों पर बैठकर कैसे कैसे किस्से सुनाते थे। तो किस पे बैठ के? मंदिर घाट की पौड़ियों पर। इसको मंदिर घाट की सीढ़ियाँ भी समझ लो, ठीक है। तो मंदिर घाट की पौड़ियों से क्या याद रखना है कि ये किसकी रचना है? तो मंदिर घाट की पौड़ियाँ जो रचना है, ये है मनोहर श्याम जोशी की रचना। तो ये मंदिर घाट की पौड़ियों पर बैठ के क्या करते थे? कैसे कैसे किस्से सुनाते थे। तो आपको कैसे कैसे किस्से से याद रखना है कैसे किस्सा गो, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, कैसे किस्सा गो, ठीक है। तो ये रचना है। तो वैसे आपको कैसे किस्सा को याद करने की ज़रूरत नहीं भी है, आप कैसे कैसे किस्से भी याद करोगे ना, तो ऑप्शन में तो कैसे कैसे किस्से तो लिखा नहीं होगा, वहाँ तो कैसे किस्सा गो लिखा होगा। तो कैसे से आप कैसे कैसे कर लोगे, और किस्से से किस्सा गो, बस। तो कैसे कैसे किस्सा गो या फिर कैसे कैसे किस्से किसकी रचना हो जाएगी? मनोहर श्याम जोशी की। एक दिन क्या होता है, एक बार वो एक नेताजी का किस्सा सुना रहे होते हैं, ठीक है। एक नेता का किस्सा सुना रहे होते हैं और व्यंग्य में बोलते हैं। तो क्या आया यहाँ पे? व्यंग्य आ गया। देखो यहाँ पे आ गया व्यंग्य। तो कहने का मतलब
इस रचना में मतलब सॉरी इस कहानी में जितनी भी रचनाएं हैं वो अपने आप में क्या है, वो व्यंग्य संग्रह है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्यंग्य आ गए कि वो नेताजी के बारे में व्यंग्य में कहते हैं या नेताजी का किस्सा सुनाते हैं व्यंग्य में। ठीक है, और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जिस देश में नेताजी कुछ भी कहते हो उस देश का यार वो क्या कहना है। ठीक है, तो क्या बोला, जिस देश में नेता कुछ भी कहते हैं। तो इससे आप क्या याद रखना है, इससे आप याद रखोगे नेताजी कहिन। ठीक है, नेताजी कुछ भी कहते हैं ना, इससे आपको याद रखना है। ठीक है, नेताजी कहिन, नेताजी कहिन। तो बस आपको ये ध्यान रख लेना, नेताजी कहते हैं, नेताजी कहिन मिलता जुलता है ना, तो हो जाएगा। जैसे मैंने जब आपको मंगलेश डबराल की रचना पढ़ाई थी ना, आपको याद होगा मैंने उसमें लास्ट में बोला था कि उसके बाद जब वो मंगलेश डबराल अपनी संगतकार के साथ गांव जाता है, मतलब ठीक है, जिसका नाम कविता होता है, तो वो लास्ट में उनको रात हो जाती है और वो एक जगह आवाज़ सुनते हैं और मतलब क्या बोलते हैं, वो आवाज़ एक जगह आवाज़ हुई, तो आवाज़ एक जगह हुई, वो वहाँ चले जाते हैं। तो मैंने तो बस ये बोला था कि एक जगह आवाज़ हुई, लेकिन पेपर में क्या रचना क्या थी, आवाज़ भी एक जगह। ठीक है, तो आवाज़ भी एक जगह थी, ये रचना थी शायद उसकी, तो वो पेपर में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि आपको एग्जैक्टली याद आ गया होगा कि आवाज़ भी एक जगह आवाज़ किस में हुई थी, किस स्टोरी में हुई थी, कौन उसके रचनाकार थे। तो आपको ना मिलता जुलता भी अगर आपको याद है ना तो आप कर लोगे उसको। तो नेताजी जिस देश में कुछ भी कहते हो उस देश को यारो क्या कहना। ठीक है, तो ये हो गए मनोहर श्याम जोशी के व्यंग्य संग्रह। आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब आ जाते हैं अगले सेगमेंट पे, जो कि है इनके टेलीविज़न धारावाहिक। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टेलीविज़न के लिए बहुत ज़्यादा धारावाहिक लिखे हैं। जैसे कि मैंने आपको हम लोग पहले बता दिया था कि जो दूरदर्शन का जो पहला धारावाहिक था हम लोग, वो मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा था। तो इसके अलावा हम लोग के अलावा भी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा धारावाहिक लिखे हैं, तो उनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी ये है कि मनोहर श्याम जोशी जी ने टीवी खोलते हुए कहा। अब आप धारावाहिक देखोगे, फॉर एग्जांपल आप अगर कोई सीरियल देख रहे हो तो आप टीवी में तो देखोगे ना सीरियल। अब ये मत सोचना कि सर हम तो फ़ोन पे देखते हैं, भाई मतलब मेन तो टीवी बन रखा है ना, जो धारावाहिक सीरियल वगैरह इनको देखने के लिए। फ़ोन तो आज की बात हो गई। तो मनोहर श्याम जोशी ना, और मनोहर श्याम जोशी जी के टाइम पे कहाँ फ़ोन होता था, तो मनोहर श्याम जोशी ने टीवी खोलते हुए कहा कि हम लोग बुनियाद से जुड़े लोग हैं। मतलब अब जैसे क्या हो रहा था कि उनके बगल में कोई बैठा रहा होगा, बात भी चल रही होगी, तो वैसे वो टीवी खोलते हुए बोलते हैं मनोहर श्याम जोशी कि हम लोग बुनियाद से जुड़े लोग हैं। किसको, जो उनके बगल में बैठा हुआ था, उनका दोस्त रहा होगा, उनकी बीवी रही होगी, कोई भी रहा होगा। ठीक है, कि हम लोग बुनियाद से जुड़े लोग हैं। हम लोग सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखते हैं बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। ठीक है, दो चीज़ होते हैं, एक होता है सपना, बोलते नहीं है कि यार कि ये ना मुंगेरी लाल के सपने देखा करता है। सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देखना मतलब ये होता है कि आप सपना तो देख रहे हो कि अरे यार आपने ना पेपर दिया और आप ना टॉप कर गए पेपर को, या आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आप फलानी पोस्ट में निकल गए, जैसे पटवारी बन गए, फॉरेस्ट गार्ड बन गए, आप वीडियो बन गए। आप बस सपने देख रहे हो, आप उसके लिए पढ़ नहीं रहे हो। आप सो रहे हो, आंखों सपना आ रहा है, आप खुश हो रहे हो, बस हो गया। पढ़ने की बारी आ रही है, 5 मिनट बैठ रहे हो, फिर बोल रहे हो अबे यार कैसे पढ़ूं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, सिर्फ अगर आप सपने देख रहे हो, उनको करने के लिए कुछ कर नहीं रहे हो काम, उनको पाने के लिए, तो उसे बोलते हैं मुंगेरी लाल के सपने, वो मान सकते हैं। तो बस यही बोलते हैं मनोहर श्याम जोशी कि हम लोग सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखते हैं बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं, मतलब उनको करने के लिए काम भी करते हैं, जिसके बाद वो पूरा हो जाते हैं। तो बस इतनी है उनके टेलीविज़न या उनके जो धारावाहिक हैं जो उन्होंने लिखी है उसमें। तो स्टोरी ये है, क्या बोला मैंने कहा कि मनोहर श्याम जोशी टीवी खोलते हुए कहते हैं, टीवी खोलते हुए बोलते हैं कि हम लोग बुनियाद से जुड़े लोग हैं। तो प्रश्न क्या आ गया, हम लोग। तो हम लोग किसकी रचना हो जाएगी, ये हो जाएगी मनोहर श्याम जोशी की। और ये मतलब रचना कैसी है, ये उन्होंने टेलीविज़न धारावाहिक के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और टीवी यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये ध्यान रख लेना कि ये टेलीविज़न के लिखे, टेलीविज़न यानी कि टीवी के लिए लिखे गए रचनाएँ हैं उनकी, या उन्होंने जो टीवी के लिए जो लेख लिखे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है ये। तो मनोहर श्याम जोशी ने बोला कि हम लोग बुनियाद से जुड़े लोग हैं। किससे जुड़े लोग, बुनियाद से। बोलते हैं बुनियाद मतलब फाउंडेशन होते हैं, बोलते नहीं कि हम लोग कि यार वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है, तो ज़मीन किसको बोलते हैं, बुनियाद से जुड़े हुए लोग हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमको सक्सेस मिल गई तो हम हवा में उड़ रहे हैं, पाँव ज़मीन में है ही नहीं हमारे। तो मनोहर श्याम जोशी बोलते हैं कि हम लोग बुनियाद से जुड़े हुए लोग हैं। तो प्रश्न आएगा कि हम लोग किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी मनोहर श्याम जोशी की। फिर आएगा कि बुनियाद किसकी रचना है, तो ये भी हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी की। ठीक है, फिर ये बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग भी कर देना आप, अगर आप नोट्स बनाओगे तो हम लोग सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखते हैं बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। तो क्या नहीं देखते वो, सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने।
तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक बहुत ज़्यादा मतलब फेमस धारावाहिक था, ये अपने टाइम का काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था ये, तो ये धारावाहिक था, ठीक है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपना ये किसकी रचना हो जाएगी या फिर किसका लेखन है, ये हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी जी का। तो क्या बोला मैंने, मनोहर श्याम जोशी टीवी खोलते हुए बोलते हैं कि हम लोग बुनियाद से जुड़े लोग हैं, हम लोग सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखते बल्कि उनको पूरा भी करते हैं। तो क्या हो गया, हम लोग हो गया एक, बुनियाद हो गया दो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तीन, बस। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। तो अब आते हैं मनोहर श्याम जोशी के संस्मरण के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने कुछ यात्रा संस्मरण वगैरह भी लिखे हैं, तो उनके ऊपर आते हैं। तो स्टोरी ये है कि मनोहर श्याम जोशी ने पश्चिमी जर्मनी में लखनऊ को स्मरण करते हुए कहा कि मेरा लखनऊ कितना बेहतर है। तो वो एक बार क्या होता है कि मनोहर श्याम जोशी पश्चिमी जर्मनी में जाते हैं, ठीक है, जर्मनी में जाते हैं और जर्मनी के पश्चिमी वाले एरिया में जाते हैं, ठीक है, पूर्वी में नहीं जाते हैं। अब आप इसको ऐसे भी कर लो कि अगर आपने थोड़ा ध्यान रहा होगा कि एक बर्लिन वॉल के बारे में बात आती है, बर्लिन की दीवार, जिसको कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच खड़ा किया गया था। अब तो खैर जर्मनी एक हो गया है, क्योंकि 1989 में क्या हुआ था, वो दीवार को मतलब तोड़ दिया गया था। तो जब वो दीवार बनी थी तो उसके बाद पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी अलग अलग हो गए थे, ठीक है। तो ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं पश्चिमी जर्मनी में। तो मनोहर श्याम जोशी पश्चिमी जर्मनी में अपने लखनऊ को, क्योंकि इनका घर लखनऊ में मतलब है तो ये उत्तराखंड के, लेकिन इन्होंने लखनऊ में घर बना लिया था। तो ये वहाँ पे अपने लखनऊ को याद करते हुए बोलते हैं कि मेरा लखनऊ यहाँ से कितना बेहतर है, ठीक है। तो मेरा लखनऊ कितना बेहतर है। तो बस आपको ये ध्यान रख लेना है कि पश्चिमी जर्मनी से क्या याद रखना है आपको, पश्चिमी जर्मनी से याद रखना है आपको कि पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, क्या, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है। तो पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र किसकी रचना हो जाएगी, मनोहर श्याम जोशी की। पश्चिमी जर्मनी भी याद करोगे ना भाई, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, ये एक ही ऑप्शन होगा ऐसा, तो यहाँ से आप इजीली आंसर तक पहुँच जाओगे। तो पश्चिमी जर्मनी में क्या करते हैं, ये लखनऊ को याद करते हुए बोलते हैं कि मेरा लखनऊ कितना महान है या फिर मेरा लखनऊ कितना बेहतर है। तो क्या याद रखना है, मेरा लखनऊ। तो मेरा लखनऊ से क्या याद रखेंगे, मेरा लखनऊ से याद करेंगे लखनऊ, लखनऊ मेरा लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ मेरा लखनऊ किसकी रचना हो जाएगी, ये भी हो जाएगी मनोहर श्याम जोशी की, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, एक पश्चिमी जर्मनी से याद रखना कि पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र, और एक मेरा लखनऊ से याद क्या रखना है ना, लखनऊ मेरा लखनऊ। या फिर अगर आप सिर्फ लखनऊ भी याद रखोगे ना कि लखनऊ नाम से किसकी रचना है, तो लखनऊ नाम से जो रचना लिखी है वो मनोहर श्याम जोशी ने लिखी है, ठीक है। और क्या है ये, इनका संस्मरण। तो कैसे याद रहेगा कि ये इनका संस्मरण है, क्यों, क्योंकि ये बोलते हैं पश्चिमी जर्मनी में लखनऊ को स्मरण करते हुए। तो स्मरण संस्मरण मिलता जुलता है ना, तो पश्चिमी जर्मनी में लखनऊ को स्मरण करते हुए बोलते हैं ये कि यार मेरा लखनऊ कितना महान है या मेरा लखनऊ कितना बेहतर है। तो क्या करते हुए, स्मरण करते हुए। तो इसलिए मेरा लखनऊ यानी कि लखनऊ मेरा लखनऊ और पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, ये क्या है, इनके संस्मरण है। इसके अलावा एक इनका यात्रा वृत्तांत भी है, इसको भी देख लो, ये एक ही था तो इसमें क्या स्टोरी बनानी थी। तो ये है क्या हाल है चीन के, ठीक है। तो क्या हाल है चीन के, ये भी किसका यात्रा वृत्तांत है, तो ये है मनोहर श्याम जोशी जी का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना कि पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र हो गया, लखनऊ मेरा लखनऊ हो गया, और क्या हाल है चीन के, ये तीनों क्या हैं, इनकी रचनाएं हैं। अब इनके साक्षात्कार देखते हैं, ठीक है। तो जो इनके साक्षात्कार हैं उसके लिए स्टोरी है कि मनोहर श्याम जोशी ने 21वीं सदी में बातों बातों में साक्षात्कार दे दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई है, ठीक है, आपके पास कोई रिपोर्टर आ गया, आप मूड में नहीं थे, मतलब आपको पता ही नहीं था कि आप इंटरव्यू दोगे या साक्षात्कार दोगे, लेकिन कोई आपका दोस्त बोल गया, अरे यार कह रहा है कि भाई तू इंटरव्यू देगा, कि यार तेरा इंटरव्यू चाहिए मेरे को अपने चैनल के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कई बार किसी का माना सिलेक्शन हो गया, ठीक है, कोई उसका दोस्त है, तो उसने बोल दिया कि यार मुझे ना अपने चैनल के लिए तेरा इंटरव्यू चाहिए, देगा, तो बोलते कि हाँ हाँ चल कोई दिक्कत नहीं है दे दे। तो क्या बातों बातों में हुआ ना वो, ऐसा तो है नहीं कि प्री प्लान तो था ही नहीं, बातों बातों में बोला उसने, तैयार हो गया वो। तो मनोहर श्याम जोशी ने ऐसे क्या किया कि 21वीं सदी में बातों बातों में साक्षात्कार दे दिया, ठीक है। तो किसने दिया, मनोहर श्याम जोशी ने। कब दिया, 21वीं सदी में, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख लेना, एक आएगा यहाँ पे क्या, 22वीं सदी। तो 22वीं सदी किसकी रचना हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखो, ठीक है, कि 22वीं सदी किसकी रचना है। तो 21वीं सदी में मनोहर श्याम जोशी ने बातों बातों में साक्षात्कार दे दिया। तो 21वीं सदी किसकी रचना हो जाएगी, मनोहर श्याम जोशी की हो जाएगी। और दूसरी रचना क्या है इनकी, बातों बातों में। तो बातों बातों में जो है ये भी इनकी रचना है, और ये दोनों क्या है, साक्षात्कार है, ठीक है, मतलब इंटरव्यू है दोनों, बातों बातों में और 21वीं सदी। तो दोस्तों ये थी मनोहर श्याम जोशी जी की सारी रचनाएं।
ध्यान रख लेना, इससे बाहर पेपर में नहीं आने वाली, क्योंकि ये रचनाएं NCERT आधारित है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वही रचनाएं करा रहा हूँ जो आपके काम आएंगी। मैं आपको वो रचनाएं नहीं करा रहा हूँ जो पेपर में आनी नहीं है। ठीक है, तो रचनाएं आएंगी तो यहीं से आएंगी, इसके अलावा कहीं से नहीं आएंगी। अब विकिपीडिया खोल के मत बैठ जाना, क्योंकि एक राइटर क्या होता है, एक लेखक होता है, वो 8-9 साल से लिखना शुरू कर देता है तब तक जब तक उसकी ना मृत्यु नहीं हो जाती है। तो वो ना अपने जीवन काल में पता नहीं कितनी 100 रचनाएं लिख लेता है। अगर इतनी रचनाएं याद करने लगोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे। इसलिए जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ट्रस्ट कीजिए। अगर मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है ना तो पुराने पेपर उठा के देख लो, लास्ट 1 साल के लिए, मतलब 2020 से लेकर के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं ना जिसमें हिंदी रचनाएं, उठा के देख लो। अगर आपको एक भी रचना जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उससे बाहर आई ना, मतलब जिन भी रचनाकारों की मैंने कराई उससे बाहर कराई ना, तो मेरे को कमेंट में लिख देना कि सर बाहर से आ रखी रचनाएं। लेकिन 2020 के बाद क्यों? क्योंकि 2020 के बाद सिलेबस चेंज हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि आप 2015 की कोई रचना उठा के दे रहे कि देखो सर ये तो बाहर से आ रखी है, वो उसका सिलेबस अलग था, ये सिलेबस अलग है, और हमको ना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।